जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो पाएंगे इसी आधार पर सवाल पूछे गए हैं पेपर में। तो आइए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए और आंसर करिए सब लोग। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, डबल स्टार आप लोग लगा लीजिए। तो बात करें साथियों नागरिकता की, तो नागरिकता संबंधित अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है? दोस्तों याद रखें, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और इसका उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 2 में साथियों रखा गया है। अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तब आप कहोगे सर 5 से 11 के तहत रखा गया है। ठीक है, तो नागरिकता जो है ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। किस भाग में रखी गई है? भाग 2 में। किस अनुच्छेद में रखी गई है? 5 से 11 के तहत। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ये रहा दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? बताएं। और वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं इसका भी आंसर आप लोग करिएगा। चलिए दोस्तों, बात करें मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार का वर्णन जो है भाग 3 में साथियों किया गया है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, ये मौलिक अधिकार के संबंधित अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? याद रखें, अमेरिका के संविधान से ली गई। कहाँ से भाई? अमेरिका के संविधान से ली गई है। और किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है साथियों मौलिक अधिकार को? 12 से 35 के तहत। ठीक है, और वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार हैं साथियों? 6 मौलिक अधिकार हैं। और पहले जो है 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान समय में साथियों 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला सवाल, राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा। राज्य की नीति निदेशक तत्व जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आपका राइट आंसर क्या है बताएं। चलिए, आयरलैंड, ब्रिटेन और आपका दिया है अमेरिका। साथियों अगर बात करें यहाँ पर हम लोग राज्य की नीति निदेशक तत्व की, तो ये अवधारणा कहाँ से ली गई है दोस्तों? याद रखिएगा, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ए ऑप्शन राइट है। तो भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? आप देखोगे साथियों भाग 4 के अंतर्गत जो है राज्य की नीति निदेशक तत्व का जो है वर्णन मिलता है। और अनुच्छेद की अगर हम बात करें साथियों, अनुच्छेद 36 से 51 के तहत इसको रखा गया है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आयरलैंड से ये प्रावधान ग्रहण किया गया है भारतीय संविधान में। सवाल नंबर नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करें आप लोग। फटाफट आप लोग छापिए भाई आंसर। चलिए, सवाल नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एक बार सभी साथी बताएं। साथियों आप सभी जानते हैं वंदे मातरम जो है ये भारत का राष्ट्रीय गीत है। और आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर सवाल आपसे पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? तो 1896 में गाया गया। कहाँ पर साथियों गाया गया? याद रखिएगा, 1896 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर? कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, और यहीं पर साथियों पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? बताएं, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? यहाँ पर खिताब कर लीजिएगा आप लोग, बताएं आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। चलिए भाई साथियों, सुष्मिता सेन, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। सुष्मिता सेन ने जो है 1994 में, कब? 1994 में जो है मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। ठीक है, तो आपका 3rd ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखें आपका 3rd ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है किस देश ने की थी? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिएगा। चलिए भाई, नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है किस देश ने की थी? तो आप देखोगे साथियों स्वीडन ने की थी। ऑप्शन नंबर आपका जो 3rd दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना साथियों अल्फ्रेड नोबेल, कहाँ के थे भाई? ये स्वीडन के थे। इन्होंने जो है 1895 में, कब? 1895 में जो है इसकी स्थापना
करी थी। ठीक है, और ये कब से दिया जा रहा है साथियों नोबेल प्राइज? 1901 से जो है दिया जा रहा है। स्थापना कब होती है? 1895 में। किसके द्वारा करी गई थी? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। ठीक है, कहाँ पर? स्वीडन में। अगला सवाल, द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं। सटीक आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर करिएगा। आपका राइट आंसर क्या है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। साथियों यह पुस्तक जो है सरोजनी नायडू की प्रसिद्ध कविताओं का जो है संग्रह है, और इसका प्रकाशन कब हुआ था साथियों? 1905 में। और आप सभी जानते हैं 1905 में ही बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा, अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? सवाल नंबर 8 का करेक्ट आंसर बताएं आप लोग। अकबरनामा पुस्तक के जो है लेखक कौन है? आपका सटीक और सही उत्तर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? एक बार कोशिश करें आप लोग। तो जो भी साथी बता रहे हैं अबुल फजल, वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों अकबरनामा जो है मुगल सम्राट अकबर की जीवनी है, ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। ये जो है अकबर के दरबारी विद्वान थे। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? बताएं। परम सुपर कंप्यूटर जो है किस पीढ़ी का जो है ये आपका सुपर कंप्यूटर है? आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका 4th जनरेशन का है, यानी चौथी पीढ़ी का है। ऑप्शन नंबर जो 3rd दिया है यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल, भारत में जनगणना का कार्यक्रम सर्वप्रथम जो है कब किया गया? बताएं। भारत में जो है जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया? फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? एक बार कोशिश करें आप लोग। तो साथियों जो भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी। ठीक है, 1872 में हुई थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो आप देखोगे जो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और साथियों पूर्ण रूप से संगठित जनगणना जो है 1881 में शुरू हुई थी। कब? 1881 में शुरू हुई थी। और पहली बार 1872 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के पास, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास में लोग जुड़ पाएँ। ठीक है साथियों, सवाल नंबर 11 का राइट आंसर क्या है? बताएं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताएं। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो वो है साथियों आपका सिक्किम। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य साथियों कौन सा है? आपका होगा सर उत्तर प्रदेश। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? आपका होगा सर राजस्थान। कौन है भाई? राजस्थान है। ठीक है, अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से नगदी फसल कौन सी नहीं है? गन्ना, कपास, गेहूं, इनमें से कोई नहीं। बताएं सटीक आंसर क्या है? फटाफट आंसर करें। नगदी फसल इसमें से आपका कौन सा नहीं है? चलिए साथियों अगर बात करें नगदी फसलों की, तो कौन कौन सी नगदी फसलें होती हैं? जैसे आपका गन्ना हो गया, क्या भाई? गन्ना हो गया, कपास हो गया, तंबाकू हो गया, जूट हो गया, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, तिलहन हो गया। ये सभी आपका जो है नगदी फसल के अंतर्गत आती हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका गेहूं दिया है साथियों, ये आपका नगदी फसल के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 3rd ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? बताएं। चलिए, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब। आपका राइट आंसर क्या है? फटाफट आप लोग आंसर करिएगा। चलिए, तो जो भी साथी सेकंड ऑप्शन पर जा रहे हैं वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, सबसे बड़ा जो चावल उत्पादक राज्य है वो है आपका साथियों पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताएं। चलिए देखते हैं भाई किसका किसका आंसर आता है। फटाफट आप लोग आंसर करिएगा। साथियों बात करें अगर सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई? 1936 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और ये भारत का जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और ये कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका है उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सटीक और सही उत्तर हो जाएगा। सभी दोस्त ध्यान रखें, पूरी ऊर्जा के साथ भाई आप लोग क्लास में बने रहिएगा।
और आंसर देते हुए चलें आप लोग। और रात को साथियों 8 बजे समान हिंदी की स्पेशल क्लास होती है, उसमें भी आप लोग जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को वहाँ पर शामिल किया जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट लाइव क्लास में जुड़ते हैं। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर स्थित है, बताएं। चलिए फटाफट आप लोग आंसर करिएगा भाई। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर स्थित है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आपका दिया है केरल, तो याद रखें आप लोग, ये आपका साथी उत्तराखंड में। कहाँ पर दोस्तों? उत्तराखंड में स्थित है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ये रहा आपका अगला सवाल। गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, बताओ भाई। गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता था, बताएं। आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी साथी कोशिश करें तो समुद्रगुप्त को ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता कौन है? मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता जो है कौन है? सवाल नंबर 17 का राइट आंसर बताइए। चलिए भाई सब लोग आंसर करिएगा, महत्वपूर्ण है साथियों। बात करें अगर मोहनजोदड़ो की, तो इसकी खोज जो है 1922 में, याद रखें 1922 में किसके द्वारा करी गई थी? आर.डी. बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी के द्वारा जो है इसकी खोज करी गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा करी गई थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज साथियों जॉन मार्शल के द्वारा करी गई थी। जॉन मार्शल के द्वारा करी गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी खुदाई का कार्य किसने करवाया था, तो दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने कब? 1921 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएं। एशियाई विकास बैंक एडीबी का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चलिए साथियों एडीबी की स्थापना जो है 1966 में हुई थी। कब? 1966 में। और इसका मुख्यालय दोस्तों मनीला में स्थित है। कहाँ पर? मनीला, फिलीपींस। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट है, फिलीपींस यानी मनीला जो है फिलीपींस का एक शहर है। अगला सवाल 19 नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताएं। चलिए आप सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। सवाल नंबर 19 का करेक्ट आंसर आपका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यानी IOC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में दोस्तों, याद रखें। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और IOC यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना दोस्तों कब हुई? 1894 में। कब? 1894 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में। अगला सवाल, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएं। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यानी FAO का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है, बताएं। चलिए साथियों अगर बात करें खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना कब होती है, ध्यान रखिएगा 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय साथियों रोम में स्थित है। रोम कहाँ पर है? इटली में है। तो आपका राइट आंसर क्या है? रोम। रोम कहाँ पर दोस्तों? इटली में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बताइए। सार्क का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? सभी लोग आंसर करें। चलिए साथियों अगर बात करें सार्क, तो सार्क की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? याद रखें 1985 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है काठमांडू में स्थित है। कहाँ पर? काठमांडू में इसका मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सटीक और सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, सब लोग छापो फटाफट आंसर भाई। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई थी और कब करी गई थी, बताएं। चलिए साथियों अगर बात करें यहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1923 में। कब? 1923 में करी गई थी। कब? 1923 में किसके द्वारा? CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। रिंग फेंस नीति निम्नलिखित में से जो है किससे संबंधित थी? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएं आप लोग। रिंग फेंस नीति जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? आपका सटीक और सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिए वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित थी। ए ऑप्शन बिल्कुल सटीक और सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिए सभी प्यारे साथी। अगला सवाल देखिए, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? गांधी इरविन समझौता क्वेश्चन नंबर 24 है, सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए
साथियों ये समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ। कब? 5 मार्च 1931 को हुआ। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्योंकि सवाल आपसे पूछता है कि गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ठीक है साथियों, ध्यान रखें, आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों ये समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था, जिसमें गांधी जी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की थी। ठीक है, अगला सवाल, प्लासी का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया? 25 का आंसर बताएं आप लोग। भाई लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें। इससे साथ ही हमारा भी मनोबल बढ़ता है और आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। और जो भी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है बिल्कुल फ्री में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बात करें साथियों प्लासी के युद्ध की, तो आप सभी जानते हैं 23 जून 1757 को। कब? 23 जून 1757 को जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। अगला सवाल, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? 26 का सटीक आंसर बताएं। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन जो है कौन सा था? तो वो है साथियों आपका नील आंदोलन। ठीक है, नील आंदोलन जिसे चंपारण आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है साथियों, 1917 में जो है बिहार के चंपारण में जो है यह आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, और यही जो है साथियों गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। ठीक है, ऑप्शन 3 राइट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे? बताएं, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA, क्या भाई HRA के संस्थापक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल। कौन भाई? राम प्रसाद बिस्मिल। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? फटाफट आप लोग आंसर करें। चलिए भाई आप लोग फटाफट आंसर करिएगा। साथियों बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और गवर्नर जनरल उस समय कौन था भाई? लॉर्ड कर्जन था। कौन? लॉर्ड कर्जन था जब बंगाल का विभाजन हुआ था। ध्यान रखिएगा इस बात को। और यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कब कर दिया गया था? 1911 में रद्द कर दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताओ। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखिए इस बात को। प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो साथियों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर देखिएगा बी ऑप्शन जो दिया है यही आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था? क्वेश्चन नंबर 30। चलिए, लोकमान्य तिलक द्वारा जो है कौन सा समाचार पत्र लिखा गया था? फटाफट आंसर करें आप लोग। चलिए, आप देखोगे साथियों जो केसरी दिया है यही आपका 3rd ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए इस बात को, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? 31 का आंसर क्या है बताएं। महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? बताएं। चंपारण, अहमदाबाद संघर्ष, खेला सत्याग्रह, इनमें से कोई नहीं। आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो वो है साथियों आपका अहमदाबाद संघर्ष। कौन सा? अहमदाबाद संघर्ष 1902। यहाँ पर आपका 2nd ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी जो है किसे कहा जाता है? चलिए बताइए। आपका सटीक आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा बताएं। भारतीय क्रांति की जननी जो है मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताएं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे साथियों, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इन्हें जो है संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। सवाल पूछ लेता है कि संविधान का निर्माता किसे कहते हैं? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है। अगला सवाल ये रहा, शब्द पंथ निरपेक्ष को भारत के संविधान में कब जोड़ा गया था? 34 का आंसर बताएं। चलिए, शब्द पंथ निरपेक्ष को भारत के संविधान में कब जोड़ा गया था? चलिए साथियों, आप सभी जानते होंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में 42वें संविधान संशोधन 1976 में
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द जोड़े गए थे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आपका यहाँ पर सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 42वें संविधान संशोधन को साथियों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्या भाई? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी लघु संविधान कहते हैं। 35 का राइट आंसर बताएं। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? चलिए आज आप यहाँ पर देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे पॉलिटी सेगमेंट से मिलेंगे और सभी महत्वपूर्ण हैं। चलिए भाई, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो भाग 4 साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका राइट है। और किस भाग में इसका वर्णन किया गया? भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 36 से 51 में इसको रखा गया है। किस देश के संविधान से लिया गया ये अवधारणा राज्य की नीति निर्देशक तत्व की? तो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। आयरलैंड के संविधान से ली गई, ठीक है। अगला सवाल, संविधान की किस अनुसूची में पंचायत की शक्ति को शामिल किया गया है? बताएं, संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायत की शक्ति को शामिल किया गया है? तो आप देखोगे 11वीं अनुसूची में। कहाँ पर? 11वीं अनुसूची में जो है पंचायत की शक्ति को शामिल किया गया है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सटीक और सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की याचिकाएं जारी कर सकता है, यानी कितने प्रकार की रिट जो है जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय? बताएं। चलिए फटाफट बताएं आप लोग। 5 3 2 1। आप सभी जानते होंगे दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय जो है 5 प्रकार की रिट जारी करता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, भारत के संविधान ने किस देश के संविधान से एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता को ग्रहण किया है? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और आपका दिया है अमेरिका। तो हमने स्टार्टिंग में दोस्तों आपसे बताया था कि नागरिकता और आपका जो है कौन सा प्रावधान, जो संसदीय संबंधित शासन व्यवस्था है, ये दोनों प्रावधान जो है ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका अगला सवाल, भारत के संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 से संबंधित कौन सा है? भाई कई बार हमने आपको बताया नागरिकता से संबंधित है आपका अनुच्छेद 5 से 11। नोट कर लीजिए, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिए। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ, आप लोग जरूर देखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको पेपर में। ये रहा आपके सामने सवाल नंबर लास्ट और 40 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? चलिए अस्थायी अध्यक्ष भाई कौन थे बता सकते हैं क्या आप लोग? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर, इसका आंसर आप लोग करें, फटाफट इसका आंसर करिएगा। तो साथियों अस्थायी अध्यक्ष की अगर बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे भाई? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। इसका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्योंकि अस्थायी आपसे पूछ रहा है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन लग रही होगी, मुझे पूरा भरोसा है दोस्तों। और ध्यान रखिए इस बात को, यहाँ पर जो भी कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट दिए जा रहे हैं और बहुत ही मेहनत के साथ इन सारी चीज़ों को जो है तैयार करके आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न को देखकर, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस करके और सिलेबस को देखकर, सारी चीज़ों को जो है देखकर ही आपको कंटेंट दिया जा रहा है। तो आप लोग एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के पास। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, यदि आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं तो, ठीक है। इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है और आपके लिए बेहतर चीज़ें लाने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में और रात को 8 बजे सामान्य हिंदी की लाइव क्लास में जुड़ना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।